एक टाइम था जब हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्यों में से एक बंगाल हुआ करता था। इसको सोनार बांग्ला बोला जाता था, यानी सोने का बंगाल। आज की डेट के अंदर हिंदुस्तान की जो 10 सबसे गंदी सिटीज हैं, 10 की 10 बंगाल के अंदर हैं। कोलकाता जो बंगाल की कैपिटल है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे किसी भी और इंडियन सिटीज के साथ, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, सबसे खराब और पिछड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको यहीं कहीं मिलेगा। तो अब कई लोग ये मानते हैं कि इस पिछड़ेपन का कारण ममता बनर्जी है, पर देखिए ये बात गलत है। अकेले इनको ही सारा क्रेडिट क्यों देना? बाकी और भी पार्टीज थी, सबने मिलकर योगदान दिया, सबने मिलकर सत्यानाश करा है बंगाल का। तो इस वीडियो में यही समझेंगे कि जिस स्टेट को आज इंडिया का सबसे एडवांस स्टेट होना चाहिए था, वो आज इंडिया का सबसे बैकवर्ड स्टेट कैसे बनता जा रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है 1967 से। बंगाल के अंदर यूनाइटेड फ्रंट नाम की गवर्नमेंट जीत के आई थी, जो कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट थी। इसके अंदर जो सबसे मेन पार्टी थी वो थी CPIM, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये पार्टी बहुत ज़्यादा हैविली इन्फ्लुएंस थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से। और चाइना के अंदर उस वक्त एक लीडर थे माओ जेडोंग, जिन्होंने एक ऐसी पॉलिसी निकाली थी कि कोई भी जो अमीर फार्मर है या अमीर लैंड ओनर है, उसको अपनी ज़मीन छोटे किसानों को देनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं दे रहा है तो ये जो छोटे किसान है उसके पास जाएं, उसको मारे पीटे और उससे ज़मीन छीन के ले आएं। इसको ये कहते थे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब क्योंकि CPIM बहुत ज़्यादा इनसे इंस्पायर्ड थी, तो जैसे ही ये पावर में आए, अमीर किसानों को ये लगना शुरू हो गया कि अब ये लोग भी हमें लात मारेंगे और हमसे हमारी ज़मीन छीन के गरीब किसानों में बांट देंगे। तो पूरे स्टेट के अंदर एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया। ऐसे में एक गरीब किसान थे जिनका नाम था बिगुल किशन। इनके साथ कुछ बड़े जमींदारों की बहस होगी, तो इनको उन्होंने पकड़ा और पीट दिया। बस इतना होने की ही देर थी, छोटे किसान सारे एक साथ जुड़ जाते हैं और तीर कमान लेके निकल पड़ते हैं इन बड़े जमींदारों के खिलाफ रिवेंज लेने के लिए। ये लड़ाई शुरू तो एक छोटे से गांव के अंदर हुई थी, नक्सलबारी नाम के, लेकिन धीरे धीरे ये और भी गांव के अंदर फैलने लगी। सरप्राइजिंग चीज इसमें यह है कि ये जो इतना ज्यादा वायलेंस हो रहा था स्टेट के अंदर, ये जो छोटे किसानों ने हथियार उठा लिए थे, इन सब चीजों को सपोर्ट कर रहे थे CPIM के ही लीडर चारू मजुमदार। अब ये लड़ाई इतनी बड़ी बन गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच गई और फिर वहां से प्रेशर आया वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पे कि कुछ एक्शन ले इनके खिलाफ। तो जैसे ही पुलिस भेजी गई इन प्रोटेस्टर्स को शांत करने के लिए, ये लोग और भड़क गए, पुलिस के ऊपर उल्टा पथराव करने लगे। अब ये जो छोटे किसान एक साथ आए थे और ये प्रोटेस्ट रुक नहीं रहे थे, चाहे पुलिस आ जाए या कुछ भी हो जाए, ये ऐसे ही सब कुछ नहीं हो रहा था। इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कराया गया था। चारू मजुमदार इनके लीडर थे, जिन्होंने एक आइडियोलॉजी दी थी लोगों को कि देखें ये जो अमीर किसान है ये आपको बस लूटते हैं, आपका शोषण करते हैं, और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन अमीर किसानों के साथ रहती है, वो एक इंपीरियल गवर्नमेंट है। हमें इस पूरे सिस्टम को ही खत्म करना होगा, एक इक्वालिटी लानी पड़ेगी। अब ये जो आइडियोलॉजी है वो हो सकता है कि सुनने में आपको उतनी ज्यादा भयंकर ना लगे, लेकिन सोच के देखें कि आप एक गरीब इंसान को हथियार दे दें और ये बोलें कि आपके साथ जो भी हुआ है वो एक सिस्टम की गलती है और अब आपको उस सिस्टम से रिवेंज लेना है। इसी आइडियोलॉजी के ऊपर पूरा नक्सलिज्म बना हुआ है और ये निकला भी नक्सलबारी गांव से ही है, जहां पे पूरा मूवमेंट बंगाल में शुरू हुआ था। एक टाइम को अराउंड 40% एरिया इंडिया का ये नक्सलाइट्स कंट्रोल करते थे। मनमोहन सिंह ने एक बार बोला था कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट नक्सलिज्म ही है। तो ऑल थैंक्स गोज टू CPIM, जिन्होंने इंडिया को नक्सलिज्म नाम का गिफ्ट दिया। आज भी आप जहां पर भी ये नक्सलाइट्स को देखोगे, वहां पे ये लाल झंडे देखोगे। तो अब वापस बंगाल पर आते हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे, इतनी ज़्यादा स्ट्राइक हो रही थी, तो जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने मूव आउट करना शुरू कर दिया बंगाल से। और खासकर वो अमीर लोग मूव आउट कर रहे थे जिनको ये लग रहा था कि वो CPIM की गवर्नमेंट के अंदर सिक्योर नहीं है। अब ये सब लड़ाई चली रही थी बंगाल के अंदर। इतने में ईयर आता है 1972। इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो रही थी, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा कत्लेआम कर रही थी बांग्लादेशीज का। तो करोड़ों लोग वहां से रेफ्यूजीज के रूप में इंडिया आने लगे। इनमें से बहुत से लोग तो वॉर रेफ्यूजीज थे, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के डर से आए थे, लेकिन बहुत से हिंदूज भी आए थे। ये कम्युनल वायलेंस से बचने के लिए आए थे। तो जब बांग्लादेश बन गया तो जो वॉर रेफ्यूजीज थे वो तो वापस चले गए, लेकिन जो हिंदू रेफ्यूजीज थे उन्होंने वापस जाने से मना कर दिया। उनका ये डर था कि हम वापस जाएंगे तो हमारे साथ वही होगा जो पहले हो रहा था।
हमें कम्युनल वायलेंस झेलना पड़ेगा वहां पे। अब देखिए, कायदे से तो इंडिया को रिलीजन की लाइन पे डिवाइड करा गया था कि मुस्लिम उस साइड और हिंदू इस साइड। तो जो ये हिंदू रेफ्यूजीज बात कर रहे थे इंडिया में रहने की, वो कुछ गलत तो नहीं बोल रहे थे, अपनी तरफ से तो वो सही ही थे। लेकिन सीपीआईएम की गवर्नमेंट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो इन हिंदू रेफ्यूजीज को कुछ भी करके बांग्लादेश भेजना चाहते थे। 1977 के अंदर सीपीआईएम की गवर्नमेंट दोबारा बनती है और एक कैंपेन लॉन्च कर देती है इन हिंदू रेफ्यूजीज को पकड़ पकड़ के बांग्लादेश भेजने का। मारे जनपी नाम का एक आइलैंड था वेस्ट बंगाल में, जहां पर लगभग 15,000 हिंदू रेफ्यूजीज रह रहे थे। सीपीआईएम के गुंडों ने इस आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया, ब्लॉकेड कर दिया और मजबूर कर दिया लोगों को गंदा पानी पीने के लिए। क्योंकि ये लोग आइलैंड पे रह रहे थे तो साफ पानी लेने के लिए आइलैंड के बाहर जाते थे, बट ब्लॉकेड के कारण इन्हें गंदा पानी पीना पड़ा, जिसकी वजह से कई सौ लोगों की मौत हुई। जब इन गुंडों का ब्लॉकेड से भी मन नहीं भरा, तब ये आइलैंड के अंदर घुस गए और लोगों को टॉर्चर करने लगे। जो चीज इन्होंने करी है, जितना वायलेंस इन्होंने करा है, वो चीज बताई भी नहीं जा सकती। इसको मारे जनपी मैसेकर के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बता देता हूँ कि जब ये लोग टॉर्चर करके आइलैंड के बाहर आ रहे थे तो इन्होंने देखा कि वहां पे एक सरस्वती माता की मूर्ति है, क्योंकि जिस दिन ये लोग अंदर घुसे थे लोग सरस्वती माता की पूजा कर रहे थे। तो इन्होंने उस मूर्ति को लिया और उठा के जमीन में मार के तोड़ दिया कि अब तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। आप सोच के देखो कि ये लोग इसलिए रुके थे कि इनको लग रहा था यहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, और वहीं पर ही इनके भगवानों के साथ ये हाल करा जा रहा था। सीपीआईएम की गवर्नमेंट ऐसे बहुत दिखाती है कि हम तो गरीबों के मसीहा हैं और ना जाने क्या क्या कर देते हैं गरीबों के लिए, लेकिन एक्चुअल रियलिटी ये है। अब ऐसा नहीं था कि ये सीपीआईएम के गुंडे हिंदू रेफ्यूजीज को भगा के शांत हो गए। जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके आगे ये लोग स्ट्राइक करने लगे, जो भी अमीर लोग थे उनको ये लोग तंग करने लगे, जिसकी वजह से जो बचे कुचे इंडस्ट्रियलिस्ट और अमीर लोग थे वो भी यहाँ से जाने लगे। तो अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। 2006 इस वक्त तक सीपीआईएम को रूल करते हुए लगभग 29 साल हो चुके थे, और इन्होंने जब बाकी स्टेट को देखा कि वो डेवलप हो रहे हैं तो इनको भी एक ख्याल आया कि शायद हमें भी अपने स्टेट के अंदर इंडस्ट्रीज को बुलाना पड़ेगा। तो सीपीआईएम ने उस वक्त 2 एग्रीमेंट साइन करे थे, एक इंडोनेशियन कंपनी के साथ 10,000 एकड़ लैंड में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, और एक टाटा के साथ टाटा नैनो का प्लांट डालने के लिए 1,000 एकड़ लैंड में। पहले बात करते हैं हम टाटा नैनो के बारे में। इनका प्लांट लगाया जाने वाला था सिंगुर में, लेकिन प्लांट पूरी तरह लग पाता, प्रोसेस में आ पाता, इससे पहले ही ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई और फार्मर्स के साथ प्रोटेस्ट करने लगी कि हाय फार्मर्स की तो इन्होंने जमीन ले ली, अब तो ये लोग गरीब हो गए हैं, अब खाएंगे क्या। एक ही तो सहारा था, वो भी चला गया। ये नहीं देखा इन्होंने कि फैक्ट्री लग जाएगी तो वहां पर इन लोगों को रोजगार मिलेगा, कितना कंपनसेशन मिलेगा फार्मर्स को। ये प्रोटेस्ट इन्होंने इतना बड़ा करा, कई सौ फार्मर्स को अपने साथ ले लिया, हाईवे ब्लॉक कर दिए, और इन सब का नतीजा ये रहा कि टाटा नैनो को अपनी फैक्ट्री वेस्ट बंगाल में बंद करके गुजरात जाना पड़ा। आज जो गुजरात का सानंद है वो कुछ ऐसा दिखता है, और जो सिंगुर गांव है वो आज भी ऐसा ही दिखता है। बल्कि जो इसकी मिट्टी है अब उस पर फार्मिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि इंडस्ट्री लगाने के लिए इस मिट्टी को प्रोसेस करा गया था। इसी तरीके से इन्होंने नंदीग्राम में करा, जहां पर इंडोनेशिया की कंपनी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना था। वहां पर भी इन्होंने अपनी पॉलिटिकल रोटी सेकी और स्टेट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। अगर सीपीआईएम ने वेस्ट बंगाल का नसीब बंद करा था तो ममता बनर्जी ने इस बंद नसीब पर ताले लगा दिए। इन सब चीजों में अगर किसी का फायदा हुआ है तो ना ही फार्मर्स का, ना ही बंगाल के सिटीजन का, सिर्फ एक इंसान, ममता बनर्जी। 2011 में जब इलेक्शन हुए थे तो इन्हीं 2 प्रोटेस्ट के चलते ये इतनी फेमस हो गई कि ये सीएम बन गई वेस्ट बंगाल की। अब ममता बनर्जी कोई अलग नहीं है, ये भी वही चीजें दिखाती हैं जो सीपीआईएम दिखाया करती थी कि हम तो गरीबों के साथ हैं, गरीबों का भला चाहते हैं, हमसे बड़ा मसीहा कोई गरीबों का है ही नहीं, और जो रिलीजन है वो तो कुछ होता ही नहीं, हिंदू मुस्लिम हर कोई बराबर है, कोई किसी भी रिलीजन का हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे अच्छे हम लोग हैं टीएमसी वाले और सबसे बुरे हैं बीजेपी वाले। आपको पता ही होगा कि बीजेपी के कितने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है। इनका हमेशा से यही कहना होता है कि बीजेपी जो है वो कैंसर है, ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बस डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में। तो अगर बीजेपी इतना बड़ा कैंसर है और ममता बनर्जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो 1999 के अंदर इन्होंने एनडीए के साथ अलायंस क्यों बनाया था? तब कहां गई थी इनकी आइडियोलॉजी? ऐसा तो है नहीं कि तब बीजेपी अच्छी थी। 92 के अंदर तो ये लोग बाबरी मस्जिद का केस करके आए थे। ये सब कुछ बस इनकी पॉलिटिक्स है, जहां पर रोटी सिक जाए वहां पर सेक लेंगे। और चले मान लेते हैं 2 मिनट को कि 1999 तो बहुत पुरानी बात होगी, अब तो शायद टीएमसी बदल चुकी हो। 2018 के अंदर इन्होंने दुर्गा पूजा का बजट रखा था 28 करोड़। 2023 के अंदर यही बजट 280 करोड़ हो चुका था। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाए नहीं जा रहे, 10 जो सबसे गंदे शहर है उनको साफ करा नहीं जा रहा, लेकिन दुर्गा पूजा का फंड बढ़ा दिया गया।
वो भी 10 गुना। इन 5 सालों के अंदर वेस्ट बंगाल की जीडीपी तो 10 गुना बढ़ी नहीं है, तो फिर दुर्गा पूजा का फंड कैसे बढ़ गया? देखिए सिंपल बात है ना कि 2022 के इलेक्शन में बीजेपी ने अच्छी खासी सीट जीत ली थी, तो इनको अब ये डर लग रहा है कि कहीं हिंदू वोट हमारे हाथों से ना चला जाए, इसलिए अब ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रही हैं और कुछ नहीं। ना किसी को हिंदू की पड़ी है, ना मुस्लिम की और ना ही गरीब की, हर किसी को अपनी रोटी सेकनी है बस। अब ये सब देख के आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि बंगाली लोग बार बार ऐसी पार्टीज को चुनते ही क्यों हैं जो कि बंगाल को बैकवर्ड रखने के अलावा और कुछ नहीं कर रही हैं। अगर लोग बार बार ऐसी पार्टीज को वोट दे रहे हैं तो इसका मतलब उनकी आइडियोलॉजी भी इन पार्टी से मिलती है। 1967 में जब प्रोटेस्ट हुए थे तो उसको भी कैलकाटा के इंटेलेक्चुअल्स ने सपोर्ट करा था। अभी जब ये टाटा वाला किस्सा हुआ था उसको भी बहुत से बंगाली लोगों ने सपोर्ट करा था। देखिए 47 ईयर से जो ये पार्टीज चल रही हैं, इन्होंने इस हद तक स्टेट मीडिया को अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया है कि जो भी पार्टी ये बोलेगी कि हाँ हम इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, वही सबसे बड़ी विलन बन जाएगी। और एक बात जो आप जानते ही होंगे कि लोगों का जो नैरेटिव होता है, उनके देखने का जो नजरिया होता है, वो मीडिया के हाथ से ही कंट्रोल होता है। इसलिए बार बार ऐसी पार्टीज पावर में आती हैं, गरीब लोगों को ये लोग मैनिपुलेट करते हैं और जो बंगाल है वो एक बैकवर्ड स्टेट बनता जाता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।